नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हो गया हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। फिलहाल तारीख है 24 जून और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। रोज की तरह वही गुजारिश की रीजनिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इसे छोड़िए मत। मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान काफी सारे लोगों ने ये ग्रुप लीव किया है। उनको लग रहा है कि पीडीएफ यहाँ पर नहीं आ रही है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिससे मेरा और आपका कॉन्टेक्ट हमेशा बना रहेगा। तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन रखिए। इसके अलावा डीसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपका एक शानदार बैच चल रहा है रीजनिंग का। यहां पर आज जो है वो मैं स्टेटमेंट एजम्पशन की क्लास शुरू करने वाला हूं। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग बहुत दमदार तरीके से पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कम से कम समझ पाए। फिर सही गलत तो होता रहेगा, लेकिन समझना जो है वो समझ विकसित करने के लिए ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। बैच की फीस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा इसलिए कम है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जाए। काफी सारे बच्चों ने इसे ज्वाइन किया है, लगभग 300 से ऊपर बच्चों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी इसे ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया। तो आज वाली क्लास में शाम को 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे पेड बैच में। ऐप जो है, ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ निकालने के लिए लेवल 2 और 3, 5 के लिए एक एनालिसिस वीडियो मैं करना चाहता हूं। उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। 1000 के आसपास लोगों ने अभी फॉर्म भरा है, आप वो फॉर्म भी भर दीजिए, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस हैं 23 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। भाई जाग जाओ, और जो लोग अभी भी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं वो वीडियो प्लीज प्लीज शेयर कर दो, है ना। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दक्षिण कोरिया ने किया है पहले स्वदेशी रॉकेट उपग्रह का प्रक्षेपण। दिल्ली हवाई अड्डा बना पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चालित भारत का पहला हवाई अड्डा। इंडियन ऑयल ने विकसित किया एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन। कंबोडिया में मिली दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के मुताबिक भारत 68वें स्थान पर। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन। इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटेव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपने नोबेल शांति पुरस्कार को बेच दिया है। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक रवांडा में 22 से 25 जून तक आयोजित की जा रही। भारतीय खिलाड़ी रुमेली धर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में वियना शहर जो है वो टॉप पर आया है, यानी कि रहने लायक जो सबसे बढ़िया शहर है वो आपका कहां पर है? वियना में। और अब बारी है प्रीवियस डे रिवीजन की, यानी कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए किसने 2022 का वीमेन प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? यह है रूथ ओजेकी जी ने। ये कनाडाई और अमेरिकी लेखक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। वीमेन फिक्शन पुरस्कार महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। पिछली बार यह पुरस्कार सुसाना क्लार्क को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है ये TS त्रिमूर्ति जी का स्थान लेंगी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लीजा स्टालकर को यहां पर नियुक्त किया गया है। रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को नई दिल्ली से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो यह भारत से नेपाल की ओर जाएगी। नेपाल में जनकपुर, जो सीता माता का मायका बोला जा सकता है, जनकपुर तक जाएगी ये ट्रेन। और भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रसिद्ध स्थल हैं उन सभी को कवर करेगी। एनडीबी ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यह है डीजे पंडियन। एनडीबी जो है भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर ओपन कर रहा है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? तो 36वां राज्य जो है वो आपका आसाम बना है। कोई कह रहा था सर केवल 28 राज्य, अरे बताया तो था भैया कि 28 आपके पास स्टेट हैं और 8 आपके पास यूनियन टेरिटरी है। तो कुल मिला के जो राज्य हैं, राज्य भी मान लीजिए, एक तरह से राज्य मान लीजिए, तो 36 राज्य भारत में है। 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ये आपका कहां पर किसने किया था?
ये आपका किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने 2021 के लिए योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है? तो भीखू संघसेना और मार्कस विनिकस रोजो रॉड्रिक, इन दोनों ने ही यह पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ऑफ एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर चल रहा है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। किर्गिस्तान में बिश्केक में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने यहां पर कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण शामिल है। हाल ही में खुब्सगुल झील यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल की गई है। ये कहां पर है? ये मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। राज्य पर्यावरण विभाग ने 1 जुलाई 2022 से 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई से 19 तरीके के आइटम पर प्रतिबंध लग गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते थे। ये दिल्ली सरकार ने किया है। और आज का मोटिवेशनल कोट, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आसपास वाले, आपके अगल बगल वाले सब चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन के जरिए मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि अक्सर आप कभी कभी क्या होता है, लोगों की बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। उनको सीरियसली लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके अगल बगल हर कोई व्यक्ति जो है वो यही चाहता है कि आप उससे बेहतर ना करें। आपके आसपास जो होंगे, मम्मी पापा होंगे, वो तो हमेशा ही, परिवार वाले तो यही चाहेंगे कि आप बहुत बेहतर करें। लेकिन कभी कभी हमारी आदत पड़ जाती है कि हम हर चीज पूछ पूछ कर करने लगते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो इतना कम हो जाता है कि हम हर बात के लिए किसी न किसी से सलाह लेने चले जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको नहीं समझ पाएगा। तो अपने आप को सबसे पहले समझें, अपनी ताकतों को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें और हर रोज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहें। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि आप जो हैं, कोशिश ये करते रहिए कि लोगों से ज्यादा सलाह मत लीजिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो शायद किसी और के अंदर नहीं, ये जो शायद किसी और के अंदर है लेकिन आप और बेहतर कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को खोज लेंगे ना, अच्छा, खोजने का सबसे अच्छा तरीका, कोई लोग कहेंगे सर हम अभी तक अपने आप को खोज ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं। जिस काम में आपका मन लगता है, पॉजिटिव बात कर रहा हूं, निगेटिव चीजों में तो बहुत में मन लगेगा। आपका नशा करने का मन करेगा, आपको इधर उधर घूमने का मन करेगा, आपको दिन भर अपना टाइम किल करने का मन करेगा। उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, उन चीजों की बात कर रहा हूं जिस काम में आपका मन लगता है और वो आपको जीवन में आगे भी ले जा सकता है। तो आप यकीन मानिए आप उसी काम में अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल आज के करंट अफेयर्स की ओर ले चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स में बहुत सारी आपको जानकारियां दूंगा और इस जानकारी का आपको मूल्य चुकाना होगा। मूल्य ये चुकाना होगा कि अपना प्यार जो है वो मेरे लिए बरसा के रखना होगा। जितना प्यार आपके दिल में मेरे लिए भरा हुआ है उसको पूरा उड़ेल दीजिए। कैसे उड़ेल सकते हैं? जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल इसके व्यूज जो है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं और मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा हूं। चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी हो, मैं ये वीडियो आपके लिए तत्पर लाता रहूंगा। जब तक मैं रीजनिंग की क्लास नहीं ला पा रहा हूं, करंट अफेयर्स आपके लिए रेगुलर आता रहेगा। कुछ समय पहले मैंने इसको पेड करने की बात की थी, लेकिन ईश्वर की दया से और आपकी कृपा से आपका जो भी प्यार मिला उसमें रीजनिंग का पेड कोर्स अच्छा कर रहा है। देन अब हमें शायद इसको पेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। आइए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक में हमेशा आपको ये छल्ले नजर आएंगे। इन छल्लों से अगर आप बात करें तो ये छल्ले आपके महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्लू छल्ला यानी कि नीले रंग का छल्ला आप देख रहे हैं, ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये यूरोप को दिखाता है। जिसके बाद आपका जो येलो वाला छल्ला है वो आपका एशिया को दर्शाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि येलो छल्ला किसको दर्शाएगा? एशिया को दर्शाएगा। जो आपका ब्लैक वाला छल रहा है, यानी कि ब्लैक वाला जो सर्किल है, वो आपका अफ्रीका को दर्शाएगा। छल्ला तो जानते हो ना, अफ्रीका को दर्शाएगा। जो आपका ग्रीन वाला छल्ला है, ग्रीन कलर का है, वो ओसेनिया महाद्वीप को दर्शाता है। ओसेनिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला। अब बच जाता है केवल और केवल एक, अमेरिका। तो जो रेड वाला है वो आपका किसको दर्शाता है? अमेरिका को दर्शाता है। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को ये पहली बार पता चला कि ये जो है छल्ले किस देश को दर्शाते हैं? ये तो सॉरी, किस महाद्वीप को दर्शाते हैं? पहली बार पता लगा ना, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करेंगे 23 जून को हम लोग ओलंपिक मनाते हैं, ओलंपिक डे मनाते हैं। ओलंपिक डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी, वो पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से हुई थी और उन्हीं की याद में इसको हर साल मनाया जाता है। पहला ओलंपिक आप सभी को पता होगा कि कहां पर हुआ था? 1896 में। 1896 में कहां पर हुआ था? एथेंस में ये ओलंपिक खेला गया था। एथेंस में ये ओलंपिक का आयोजन
हुआ था और इसमें लगभग 14 देशों ने भाग लिया था, लगभग नहीं एग्जैक्ट 14 देशों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यूएसए जो है इसमें टॉप पर रहा था, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया था। हर किसी को ये याद है कि 1896 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि दूसरे ओलंपिक कहां पे हुए थे। जो दूसरे ओलंपिक हुए थे वो 1900 ईस्वी में हुए थे। वीरू सहस्त्र बुद्धे का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर, उसको सब याद रखते हैं, तो दूसरे को कोई याद नहीं रखता, तो हमेशा टॉपर बनिए। 1900 में जो आपका ओलंपिक हुए थे वो आपके पेरिस फ्रांस में हुए थे, क्योंकि पेरिस फ्रांस में हुए थे। यहां पर पेरिस फ्रांस में ही फ्रांस ने सबसे बढ़िया अपना प्रदर्शन किया था। इसमें फ्रांस जो है वो नंबर 1 कंट्री बनकर उभरा था, यानी कि सबसे ज्यादा पदक जीते थे। अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ। टोक्यो ओलंपिक आपका कौन सा संस्करण था? टोक्यो ओलंपिक जो था ये आपका 32वां संस्करण था, यानी कि 32वां ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक में जो आपका मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक में जो मस्कट था, यानी कि जो शुभंकर थे, वो थे मिराई टोवा और सोमाइटी। मिराई टोवा जो था ये टोक्यो ओलंपिक का मस्कट था, जबकि सोमाइटी जो था ये आपका किसका मस्कट था? ये पैरालंपिक का मस्कट था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक जो था ये ओलंपिक का आपका 32वां संस्करण था और भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था कि भारत ने उसमें कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। आगे आपको ले चलता हूं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। या 23 जून 1894 को बैरन पी डी कोबर्टिन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2022 की थीम रही है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड ये किसकी थीम रही है? ये आपकी थीम रही है इस बार जो ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है उसकी। अभी इस बार कोविड-19 के बाद ओलंपिक का जो मोटो होता है ना, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया था और वो शब्द क्या था? कम्युनिटर। कम्युनिटी का मतलब होता है टुगेदर, कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। टोक्यो ओलंपिक में इस नए शब्द को जोड़ा गया था कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया को एक साथ करने के लिए। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक जो थे वो 2020 के ओलंपिक थे, कोरोना की वजह से इस बार 2022 में आयोजित हुए, सॉरी 2021 में आयोजित हुए। इसके बाद आपका जो अगला ओलंपिक होगा 2024 का, वो आपका कहां पर आयोजित होगा? वो आपका पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। वो आपका कहां पर प्रस्तावित है? पेरिस फ्रांस में। 2026 के जो ओलंपिक हैं, 2028 के जो ओलंपिक है, सॉरी 28 के ओलंपिक आपके लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है? लॉस एंजल्स में ओलंपिक गेम होंगे। जबकि 2032 के जो ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2032 के जो ओलंपिक हैं वो कहां पर होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगे, 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा, 2032 वाला आपका ब्रिस्बेन में होगा। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो इंडिया की जो अभी तक ओवरऑल ओलंपिक में प्रदर्शन रहा है, पहले इस बार की बात कर लेते हैं। भारत ने इस बार 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते? 7, जिसमें एक स्वर्ण था नीरज चोपड़ा का, 87.58 मीटर का भाला फेंका था। कितने भाला फेंका था? 87.58 मीटर का भाला फेंका था। 2 आपके वो थे सिल्वर, 2 सिल्वर में एक सिल्वर था मीराबाई चानू का और एक था रवि कुमार दहिया का। 4 आपके पास ब्रॉन्ज थे। 4 आपके पास ब्रॉन्ज किसके थे? एक लवलीना बोरगोहन का था, एक पीवी सिंधु का था, एक इंडियन हॉकी टीम का था और एक रेसलर का था, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इंडिया की बात की जाए तो भारत ने अब तक पहली बार 1900 ईस्वी में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। भारत ने अब तक 35 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 35 पदक भारत ने अब तक ओलंपिक में जीते। कितने पदक भारत ने ओलंपिक में जीते हैं? 35 पदक जीते हैं। इन 35 पदकों में देखा जाए तो 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है जो भारत ने अभी तक ओलंपिक में जीते हैं। इस बार के विजेताओं की बात कर लेते हैं। हाँ, बजरंग पुनिया, मुझे याद आ रहा था लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा था। 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने आपको कांस्य पदक दिलाया था, जबकि रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में आपको कांस्य पदक दिलाया था। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में आपको कांस्य पदक दिलाया था। सिल्वर। रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया दोनों कुश्ती खेलते हैं। लवलीना बोरगोहन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। पीवी सिंधु जो है ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि नीरज चोपड़ा जो है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। आगे बात करते हैं अभी तक हमारा जो अचीवमेंट रहा है ओलंपिक में। भारत ने सबसे पहला मेडल कब जीता था? नॉर्मन पिचार्ड के रूप में जीता था।
1900 पेरिस ओलंपिक में, 1900 के पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया था। यानी भारत का जो सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल आया था वो कब आया था? नॉर्मन पिचार्ड ने दिलवाया था। कब दिलवाया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में। पहला इंडिविजुअल मेडल आजादी के बाद, आजादी के बाद केडी जाधव ने पहला इंडिविजुअल मेडल दिलवाया था। ये 1952 में हेलसिंकी में ये आयोजित हुआ था। हेलसिंकी में रेसलिंग यानी कि कुश्ती में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। ये आप कह सकते हैं पहला भारतीय मेडल कांस्य पदक था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। पहला गोल्ड मेडल मेंस फील्ड हॉकी टीम ने दिलवाया था, यानी कि हमारी हॉकी टीम ने दिलवाया था 1928 के एम्स्टर्डम ने फील्ड हॉकी पहला गोल्ड मेडल। इसके बाद पहला गोल्ड मेडल इंडिपेंडेंस के बाद, ये भी आपका मेंस फील्ड हॉकी ने, यानी कि आजादी के बाद पहला गोल्ड मेडल 1948 में लंदन ओलंपिक के दौरान फील्ड हॉकी में हमें किसने दिलवाया था? ये इसी के ऊपर वो मूवी बनी है गोल्ड, अक्षय कुमार वाली, इसी के ऊपर बनी है 1948 के ऊपर। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो हमें दिलवाया वो अभिनव बिंद्रा ने, यानी कि जो व्यक्तिगत श्रेणी में पहला हमें मेडल मिला गोल्ड मेडल, वो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में दिलवाया था। शूटिंग करते थे, गोल्ड मेडल दिलवाया। इसके बाद पहला इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने एक से अधिक मेडल जीते, वो नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किए थे। आजादी के बाद पहला इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट कौन बने? सुशील कुमार बने। ये एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते, एक बीजिंग ओलंपिक में और एक लंदन ओलंपिक में। ये रेसलिंग से संबंधित है और इनके ऊपर अभी हाल ही में पता नहीं किसी को मार वार दिया था तो उसके ऊपर केस चल गया। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल इन्होंने दिलवाए थे। इसके बाद पहला फीमेल मेडलिस्ट, यानी कि पहली महिला जिन्होंने आपको ओलंपिक में मेडल दिलवाया था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। और फिर बात आती है पीवी सिंधु की, पहली फीमेल मल्टी मेडलिस्ट, यानी कि एक से अधिक मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु। 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में दिलवाया, फिर 2020 में टोक्यो में भी इन्होंने एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज मेडल हमें दिलवाया है। तो ये कुछ ओलंपिक से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक रहा उसमें इस बार टॉप पर कौन सा कंट्री रहा था? टोक्यो ओलंपिक में इस बार यूनाइटेड स्टेट जो है वो टॉप पर रहा था। 113 मेडल उसने जीते थे, 39 गोल्ड मेडल जीते थे। भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 35 पदक जीते हैं। अब बात है आगे चलने की। आगे बात करते हैं जून 2022 में स्वदेशी रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल परीक्षण किसने किया है? तो अपना खुद का रॉकेट जो है वो साउथ कोरिया ने किया, नूरी का प्रयोग किया। नूरी जो है इनका खुद का रॉकेट है और नूरी का प्रयोग करके खुद का सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने की जो ताकत इसके पास आई है, ये दुनिया का 10वां देश बन गया है। दुनिया में केवल अभी तक के 10 ही देशों में ये ताकत है कि वो अपने खुद के रॉकेट के जरिए आपका सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसके आसपास देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने भी 2012 में रॉकेट लॉन्च किया था। नॉर्थ कोरिया ने 2012 में रॉकेट लॉन्च किया, फिर 2016 में भी रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन ये कभी कभी इसको लोग अफवाह भी मानते हैं कि पता नहीं लॉन्च भी किया था कि नहीं किया था, क्योंकि इसके सैटेलाइट से अभी भी कोई इमेजिंग आ भी रही है कि नहीं आ रही, ये अभी तक हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और साउथ कोरिया के बारे में बात करते हैं। साउथ कोरिया जो है, अभी आपको याद होगा एशिया कप हुआ, एशिया कप, एशिया हॉकी कप, एशिया कप हॉकी, ये आपका कहां पर आयोजित हुआ? ये आपका हुआ था जकार्ता में। ये आपका कहां पर आयोजित हुआ था? जकार्ता में, मेंस हॉकी। इसमें भारत ने जर्मनी को हराया था। इसमें भारत ने जर्मनी को हराया था और गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। भारत ने जर्मनी को हराकर कौन सा मेडल हासिल किया था? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। जबकि पहला मेडल यानी कि गोल्ड मेडल किसने हासिल किया था? साउथ कोरिया ने किसको हराकर? मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, साउथ कोरिया ने किसको हराया था? मलेशिया को, और गोल्ड मेडल हासिल किया था। दक्षिण कोरिया के में अभी आपको याद होगा यून सुक ओल जो है वो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है? वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? सियोल है, और जो करेंसी है दैट इज वॉन, ठीक है, करेंसी क्या है? वो वॉन है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का और क्या याद आ रहा है? हाँ, दक्षिण कोरिया ने इस बार उबेर कप जीता है। दक्षिण कोरिया ने क्या जीता है? उबेर कप जीता है। उबेर कप साउथ कोरिया ने किसको हराकर जीता है? उबेर कप साउथ कोरिया ने आपका चाइना को हराकर जीता है। उबेर कप महिलाओं से संबंधित है, यानी महिलाओं का बैडमिंटन में खेला जाने वाला सबसे बड़ा कप है। पहली बार थॉमस कप इंडिया ने जीता था इंडोनेशिया को हराकर। ये कहां पर आयोजित हुई थी प्रतियोगिता? थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी। इंडिया ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। ये पुरुषों का कैटेगरी का होता है। महिलाओं की कैटेगरी में साउथ कोरिया ने किसको हराया था? साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर जीता था।
साउथ कोरिया ने किसको हराया था उबेर कप में? चाइना को हराकर जीता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एनासिस, एनासिस नाम का भी एक सैटेलाइट याद रखिएगा, एनासिस 2, ये इनका पहला मिलिट्री सैटेलाइट था, सैन्य उपग्रह था, पहला मिलिटेरी सैटेलाइट था, पहला मिलिट्री सैटेलाइट था। ठीक है, दक्षिण कोरिया के बारे में काफी कुछ बातें हो गई हैं। अच्छा, दक्षिण कोरिया पता है अभी क्या कर रहा है? दक्षिण कोरिया नाटो में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो दक्षिण कोरिया ने 21 जून 2022 को स्वदेशी रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया। यह दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट का दूसरा प्रक्षेपण प्रयास था। 3 चरणों वाले नूरी रॉकेट का वजन 200 टन है और यह 47.2 मीटर लंबा है। प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। तो बहुत बढ़िया बात है, दक्षिण कोरिया को बधाई हो। आगे चलते हैं, हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर काम करने वाला, हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर खुद का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और खुद का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने वाला आपका भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसे हाथ वाले साइन बने हुए हैं। तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। मतलब पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का हिस्सा है। 2015 में केरल का कोचीन एयरपोर्ट जो था, ये विश्व का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना था जो सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था। एक बात और याद रखिएगा, एएआई द्वारा संचालित यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित पुडुचेरी हवाई अड्डा, ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एएआई समर्थित पहला हवाई अड्डा है। यानी कि जिसका आपका पूरा केयर टेकर जो है वो एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी नागरिक विमानन एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में की गई थी, 1995 में। वर्तमान समय में संजीव कुमार जो है वो इसके चेयरमैन है। संजीव कुमार जो है वो इसके चेयरमैन है, किसके? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स ने क्या किया है? बेस्ट हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिसमें दोहा का हमाद हवाई अड्डा पहले नंबर पर है, जबकि हनेडा टोक्यो हवाई अड्डा ये आपका दूसरे नंबर पर चल रहा है। कौन से नंबर पर चल रहा है? दूसरे नंबर पर चल रहा है। अभी हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट को पूरे विश्व में 8वां स्थान हासिल हुआ। किस मामले में 8वां स्थान हासिल हुआ? किस मामले में चेन्नई एयरपोर्ट को 8वां स्थान हासिल हुआ था? ऑन टाइम फ्लाइट अटेंडेंस में, मतलब कि फ्लाइट जो है वो टाइम पर आ रही थी, टाइम पर जा रही थी। जबकि आपका भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स ने जिसको घोषित किया है, कैंपागोडा हवाई अड्डा। कैंपागोडा हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलुरु में है। मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये मजा दुनिया के हर एक व्यक्ति को नहीं, कम से कम हिंदुस्तान के हर एक छात्र को मिले। तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकसित किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। इसका मुख्यालय कहां पर है? श्रीकांत माधव वैद्य जो है ये नई दिल्ली में बैठते हैं, यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इंडियन ऑयल से मुझे याद आया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये मथुरा में आपका ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी लगा रही है। ये मथुरा में एक ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी लगा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी लगाने वाली, यानी कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की जो रिफाइनरी लगा रही है वो कौन लगा रही है? मथुरा में लगा रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अगर आपको समझना है तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके जो हेड है वर्तमान समय में कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1959 में स्थापना की गई थी। इन्होंने अभी क्या कर दिया है? इन्होंने सूर्य नूतन नाम का एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम बनाया। अभी तक जो सोलर कुकिंग सिस्टम होते हैं वो आपको धूप में रखने पड़ते हैं, इसको आपको धूप में रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप घर के अंदर रख लीजिए, मतलब सिलेंडर जैसा काम करेगा। 4 लोगों के लिए बढ़िया खाना ये बना सकता है। तो ये है सूर्य नूतन। सूर्य नूतन क्या है? यह सूर्य से ऊर्जा एकत्र करता है और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ताप तत्व के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। सिस्टम रिचार्जेबल है और 4 लोगों के लिए पर्याप्त उपयुक्त है। तो जिन लोगों को खाना बनाने में दिक्कत होती है, कम से कम दाल चावल तो आप इसके अंदर बना ही सकते हो। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 22 जून 2022 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। आगे चलते हैं, अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली स्टिंग रे कहां पर पकड़ी गई है? तो ये आपकी कहां पर पकड़ी गई है? कंबोडिया में पकड़ी गई है। ये आपकी कहां पर पकड़ी गई है? कंबोडिया में पकड़ी गई है अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली। तो कंबोडिया में मेकांग नदी है,
वहां पे 300 किलोग्राम की मछली, अरे बाप रे, मछली है कि मछला है, अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। या 3.98 मीटर लंबी, 3.98 मीटर लंबी, बहुत लंबी हो गई। काफी लंबी मछली है। और 2.2 मीटर चौड़ी, अरे बाप रे। इसने पहले रिकॉर्ड धारक 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई एक 293 किलोग्राम की मेकांग नाम की विशाल कैटफिश को पीछे कर दिया है। कंबोडिया की स्थानीय भाषा में स्टिंगरे मछली को बोरामी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पूर्णिमा। ठीक है, तो ये कहां पर पकड़ी गई? कंबोडिया में। आगे आते हैं, कॉर्सेरा की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अनुसार भारत का समग्र कौशल में कौन सा स्थान है, यानी कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा है? तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत 68वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 68वें स्थान पर। यह रिपोर्ट यह बताती है कि भारत के जो लोग कुशलता हासिल करते हैं उसको वो कितना ट्रांसफर कर पाते हैं अपने काम में। तो समग्र कौशल दक्षता में 19वें स्थान पर एशिया में है। रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को टॉप पर रखा गया है, जबकि इसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया, बेल्जियम और सिंगापुर को रखा गया है। भारत ने अपनी प्रौद्योगिकी दक्षता के स्तर में 38% से 46% तक सुधार किया है, जिससे इसकी स्थिति 6 स्थान का सुधार हुआ है। अब क्योंकि इंडेक्स आ गया है तो हम लोग इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर द ईयर, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना है? 37वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल ने अभी हाल ही में एशिया में टॉप किया। NESDA यानी कि नेशनल ई सर्विसिंग डिलीवरी असेसमेंट, इसमें भी केरला ने टॉप किया है कि आपकी जो ई सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपकी कंप्यूटर के जरिए सर्विसेज सेवाएं होती हैं, उसमें डिलीवरी में केरला जो है वो टॉप पर है। अंगटाड ने अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताई, जिसमें बताया कि भारत FDI प्राप्त करने के मामले में 2021-22 के दौरान आपका कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इंडिया की पोजीशन जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी कि आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 नंबर पर रहा, जो कि बहुत ही अंतिम स्थान था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। RBI के बैंक नोट सर्वे में पता चला कि 100 रुपए का नोट जो है सबसे प्रेफर्ड नोट है। एलन मस्क सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO है। कोलकाता जो है ये पहला मेट्रो सिटी बना जिसने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत का रैंक 54 नंबर पर है। इस रैंकिंग में जापान टॉप पर है, यानी कि लोग घूमने के लिए सबसे ज्यादा किस देश में जाना पसंद कर रहे हैं? जापान जाना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो तीसरे नंबर पर है। इंडियन ओवरटेक ने अभी भारत ने जर्मनी को पीछे कर दिया, यानी कि जर्मनी को पीछे कर आपका सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा मार्केट बना, सबसे चौथा बड़ा व्हीकल मार्केट यानी वाहन बाजार बना। लियोनेल मेसी ने टॉप किया था हाईएस्ट पेड एथलीट की कैटेगरी में, यानी कि इस साल सबसे ज्यादा जिस एथलीट को पेमेंट हुई है, पैसा जिसने कमाया है, वो है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 8वां स्थान पर हासिल हुआ ग्लोबल लिस्ट में ऑन टाइम परफॉर्मेंस में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 150 था। सिपरी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मुताबिक देखा जाए तो भारत का रैंक तीसरा है जो अपने सैन्य खर्च में कर रहा है। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की बात की जाए तो गुजरात जो है वो टॉप पर आया है। इसको हिंदी में भी मैंने किया हुआ है तो हिंदी में आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने उस दिन भी डिस्कस किए थे। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46वें नंबर पर, नॉर्वे पहले नंबर पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक 83वें नंबर पर, जापान पहले नंबर पर। करप्शन परसेंट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 85वें नंबर पर, डेनमार्क पहले नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 71वें नंबर पर है, आयरलैंड पहले नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें नंबर से 150वें नंबर पर आ गया है। नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर था। फिनलैंड जो है वो यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है। हम 136वें नंबर पर चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं, 5-7 इंडेक्स ऐसे हैं जो आपको हर टाइम याद होने चाहिए, कभी भी आपके पेपर में धमक सकते हैं, आपको पकड़ के रखना होगा। आगे चलते हैं। जून 2022 को नई दिल्ली में अनसंग कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव ज्योतिर्मय का उद्घाटन किया गया। ये ज्योतिर्गमय एक ऐसा फंक्शन था। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप ट्रेन में जाते हैं या सड़क पे आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे गाने बजाने वाले आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बाजा वाजा वो ऐसा बजा रहे होंगे जिसको सुन करके आपको लगेगा ये तो गजब का टैलेंट है। तो उनको आगे लाने के लिए अभी हाल ही में जो आपके ये किशन रेड्डी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया। प्रोग्राम का नाम था ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय होता है मतलब कि ज्योतिर की ओर ले जाना यानी प्रकाश की ओर ले जाना।
तो संगीत नाटक अकेडमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल थे। इसका आयोजन 21 जून 2022 को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर किया गया था। यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 23 जून 2022 को इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से किस संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये है GSAT-24। किसने किया है? एनसिल ने किया है। एनसिल क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है। इस कंपनी का मेन काम क्या है? ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। इसका मेन काम यह है कि इसरो के लिए धन इकट्ठा करना, इसरो को कुछ ऐसा काम देना जिससे उसको अर्निंग हो सके। इसने क्या किया? GSAT-24 को लॉन्च किया। GSAT-24 के साथ साथ मलेशिया का भी एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। फ्रेंच गुयाना सेंटर से अक्सर हम लॉन्च करते रहते हैं। GSAT-24 जो है ये टाटा प्ले के लिए काम करेगा। टाटा जो है वो अपनी एक नई DTH सर्विस शुरू करने जा रहा है, जिसकी पूरी सैटेलाइट सर्विसेज को किससे मिलेंगी? GSAT-24 से मिलेंगी। तो ये किसने शुरू किया है? टाटा प्ले ने। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, इन स्पेस और NCL में ये फर्क है कि इन स्पेस कई कंपनियों का मिला जुला रूप है, यानी कि चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, चाहे उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, सारी कंपनियां जो है वो मिल करके इसके साथ काम करेंगी और इसका एक ग्रुप बना दिया गया। एनसिल जो है ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इन स्पेस का अभी हाल ही में कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। कहां पर किया गया है? इन स्पेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुजरात में। तो फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना के कोरू से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने इसका निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए किया है। GSAT-24 4180 किलोग्राम वजन वाला 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है, जो पूरे भारत में DTH ऐप की जरूरत को पूरा करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है, यानी कि डिमांड आधारित है। यह है डिमित्री मोराटेव जो है नोवाया गजटा नाम के एक पेपर से संबंधित है और इनको इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस पुरस्कार को बेच दिया है। और इन्होंने ये पुरस्कार क्यों बेचा है? इनको लगता है कि इनकी कंट्री, क्योंकि ये रशिया से बिलोंग करते हैं, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है, तो इनको लगता है इन्होंने कई लोग, इनके देश ने कई लोगों के जीवन बर्बाद कर दिए। तो वहां के जो बच्चे जो किसी वजह से बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं या किसी भी इस तरह से विस्थापित हो गए, तो उनके लिए इन्होंने अपना ये पीस प्राइज बेच दिया है। और इस बार इनको ये पीस प्राइज मिला था। डिमित्री मोराटेव और मारिया रेशा को ये इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मारिया रेशा को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, आप सभी को पता है। और अब तक सबसे ज्यादा अधिकतम बार नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? रेड क्रॉस सोसाइटी ने जीता है। तो 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के सह विजेता दिमित्री मोराटेव ने अपना नोबेल पुरस्कार रिकॉर्ड $103.5 मिलियन में बेचा है और ये पैसा इन्होंने यूनिसेफ को दान कर दिया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आप बताएं। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए विश्व शरणार्थी दिवस पर अपने पदक की नीलामी की है। उन्होंने फिलीपींस की मारिया रेसा के साथ 2021 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता था। दिमित्री मोराटेव ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र के लिए पूर्व सत्ता है, के रक्षा के अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अभी क्योंकि अगर नोबेल की बात छिड़े तो नोबेल के पुरस्कार जरूर देख लेने चाहिए हर बार। तो हम लोग सभी विधाओं के नोबेल पुरस्कार देखेंगे। जैसे कि शांति का पुरस्कार किसको मिला था? दिमित्री मोराटेव और मारिया रेशा को। जबकि साहित्य का पुरस्कार किसको मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। फिजिक्स का पुरस्कार क्लास हेसेलमैन, जॉर्जियो परीशी और सुक्रो मनावे को मिला था। जबकि केमिस्ट्री का पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन और आर्डम पाटापोशन बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को ही मिला था। जबकि मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल आपका आर्डम पाटापोशन, डेविड जूलियस को मिला था। जबकि इकोनॉमिक्स का नोबेल गुइडेन इम्बन्स, डेविड कार्ड और जोशुआ आमिरस को यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कारों में अगर हम भारतीयों की बात करें तो 5 ऐसे भारतीय हैं जो भारत में पैदा हुए, भारत में ही रहे और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जबकि 6 ऐसे हैं जो आपके भारत से बाहर यानी ओवरसीज सिटीजन रहे। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था। रमन इफेक्ट के लिए पहला पुरस्कार फिजिक्स का, मतलब किसी भारतीय को वैज्ञानिक शोध में यह पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव के लिए सर सीवी रमन को मिला था। हरगोविंद खुराना जो है ये भारतीय मूल के थे।
इनको मेडिसिन का पुरस्कार मिला था 1968 में। मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी, तो आप इन्हें भारतीय ही मानेंगे। इनको शांति का नोबेल प्राप्त हुआ था 1979 में। जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लिमिट के लिए भौतिक का पुरस्कार 1983 में प्राप्त हुआ था। अमर सेन को लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इकोनॉमिक साइंस का यानी अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1998 में प्राप्त हुआ। वीएस नायपाल को आपका लिटरेचर के लिए 2001 में प्राप्त हुआ। जबकि राजेंद्र कुमार पचौरी ये टेरी संस्था के संस्थापक रहे और रिसर्च के लिए काम करते रहे, इनका देहांत हो गया है अब तो। पीस का पुरस्कार यानी शांति पुरस्कार 2007 में जीता था। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल जीता था। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के ही रहे, भारतीय ही रहे, तो 2014 में इनको शांति का पुरस्कार मिला था। इनको इसके साथ उसको भी मिला था मलाला यूसुफजई को 2014 में। जबकि आखिरी बार आपका नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आया अभिजीत बनर्जी को, लेकिन ये भी यूएसए के नागरिक हैं। तो अभी तक 5 ऐसे भारतीय हैं, पूर्ण रूप से भारतीय हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले आपके थे 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बैठक होने जा रही है। कौन सी बैठक होने जा रही है? 26वीं बैठक हो रही है। कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जहां पर कभी भी अंग्रेजों ने शासन किया है। वर्तमान समय में 54 कंट्री जो है मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ देशों के। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो आपके बर्मिंघम में प्रस्तावित है। किसमें प्रस्तावित है? बर्मिंघम में प्रस्तावित है। इसके बाद 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वो आपके कहां पर होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पे होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में इसका मुख्यालय है। लंदन यूके में मुख्यालय है। जो सबसे न्यूएस्ट कंट्री कॉमनवेल्थ में जुड़ी है वो है रवांडा। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। 2009 में रवांडा जो है वो कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ था और इसीलिए ये जो बैठक होने वाली है ये कहां पर होने वाली है? रवांडा में ही होने वाली है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए 22 जून 2022 से रवांडा के किगाली 4 दिवसीय दौरे पर है। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। हाय रे, थोड़ा सा लिख देते हैं डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, ये सब कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग डालने की क्या जरूरत थी? फिलहाल परेशान करने का मन रहता है इनका। भारत भी राष्ट्रमंडल में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और उसके तकनीकी सहायता के जरिए संगठन की सहायता की है, यानी कि हम टेक्निकली जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ की स्थापना याद रखिएगा 11 दिसंबर 1911 में की गई थी। कॉमनवेल्थ की जो स्थापना थी वो अपने हितों के लिए की गई थी, लेकिन बाद में सबके हित होने लगे इसमें। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जून 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? बहुत कम खेला है इन्होंने, हो सकता है कि आपने इनका नाम भी ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था। रुमेली धर, इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रुमेली धर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नई दिल्ली में 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण करने वाली 38 साल की रुमेली ने 8 टेस्ट विकेट चटकाए हैं, केवल 8। उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था, यानी काफी समय से वैसे ही नहीं खेल रही थी। उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2012 में खेला था। द इकोनॉमिक्स मैगजीन द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक लिवेबिलिटी सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर आया है, यानी कि कौन सा शहर जो है वो रहने लायक है? वो है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पिछले साल भी मुझे लगता है रहने लायक सूची में सबसे नंबर 1 पर थी और ये बढ़िया सिटी है। जबकि भारत के शहरों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। भारत कुल 140 के शहरों में सूची में भारत का दिल्ली जो है वो 112वें नंबर पर आया है और मुंबई 117वें नंबर पर आया है। दुनिया के रहने हेतु सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। द इकोनॉमिक मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में कराची एवं ढाका को विश्व के सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया। कोपेनहेगन दूसरे, जबकि ज्यूरिक और कनाडा का कैलगरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इस सूची में सबसे नीचे सीरिया की राजधानी दमिश्क को रखा गया, यानी कि सीरिया में तो वाकई नहीं रहने लायक है। तो इकोनॉमिक्स, ये जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक्स मैगजीन द्वारा, इसमें भारत की रैंकिंग याद रखिएगा। दिल्ली की रैंकिंग आपकी 112वीं है, मुंबई की 117वीं है। और अब बारी है आज के वन लाइनर की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाते हैं। जून 2022 में स्वदेशी रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया ने। हाइड्रो और सौर ऊर्जा पर काम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन किस कंपनी ने विकसित किया है? इंडियन ऑयल। और अब तक सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली स्टिंगरे कहां पर पकड़ी गई है? कंबोडिया। कॉर्सेरा की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत समग्र कौशल दक्षता में कौन से स्थान पर है? 68वें स्थान पर है।
जून 2022 को नई दिल्ली में अनसंग कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किसने किया? जी किशन रेड्डी। 23 जून 2022 को इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से किस संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? वो है जीसैट 24। रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटेव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार नीलाम कर दिया। वो किस क्षेत्र में उनको दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? कॉमनवेल्थ देशों की बैठक जो है वो रवांडा में आयोजित की जाएगी। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? वो है रोमेली धर। और इकोनॉमिक्स मैगजीन द्वारा सबसे बढ़िया शहर कौन सा है रहने लायक? वो है वियना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए, ले लिया होगा। कल मैंने आपसे परसों पूछा था कि एक व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं में इंसुलिन की क्रिया के लिए प्रतिरोध विकसित हो जाती है, ये कौन सी डायबिटीज है? ये है टाइप 2 डायबिटीज। और इसका सही उत्तर दिया है, कई लोगों ने दिया था, कम लोगों ने दिया था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने दिया था, टाइप 2 डायबिटीज। इफ योर सेल बिकम टू रेजिस्टेंट टू इंसुलिन इट लीड्स टू एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, which over time lead to pre-diabetes and type 2 diabetes. In addition to type 2 diabetes, insulin resistance is associated with several other conditions including obesity. इससे मोटापा भी आपको आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट भी यहां पर शामिल हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर आज वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं। बहुत ही पुराना प्रश्न है, मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि किरार तार्जुनीय किसने लिखा था? ये किरार तार्जुनीय जो है ये किसके लेखक कौन थे? भारवी, दंडिन, बारामीर या कालिदास? तो ये आपको लिखकर बताना है आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध होगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, ताकि अब जैसे आगे में अगर मैं ड्राइव में आपको देता हूँ पीडीएफ तो उसमें दिक्कत ये होती है कि मिलती नहीं लोगों को, तो इसलिए मैं डीसीए ऐप पर ही डाल देता हूँ। वहां पे सारी पीडीएफ एक साथ पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लें, ना चाहें तो वहीं से पड़ी रहने। फिलहाल रीजनिंग बैच जो है वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और आइए, आज मजा आने वाला है। स्टेटमेंट एजम्पशन जो हम लोग वहां पर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।